देखो आज जो शुरू करेंगे हम लोग वो करेंगे माइक्रोबायोलॉजी पे शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, एल्गी के बारे में, फंजाई के बारे में, और जो है पढ़ेंगे हम लोग आर्किया के बारे में। ये जो वर्ड है लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, MICRO माइक्रो, MACRO मैक्रो। ये जो देख रहे हो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बृहत। इसका मतलब होता है बृहत और इसका मतलब क्या होता है समझे। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बृहत। बृहत मतलब बड़ा। अब कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो स्टडी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का, व्हीच आर टू स्मॉल। यहाँ टू का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा के सेंस में। ये जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, छोटा होते हैं। क्या करने में, सीन करने में, देखने में, टू बी सीन मतलब देखने में, विथ नेकेड आई। नेकेड आई से मतलब इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। किसको, ये इतने छोटे होते हैं कि उनको जो है नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। नेकेड आई मतलब बिना माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए इसको नहीं देख सकते हो। इसको माइक्रोस्कोपिक ग्लास यूज करोगे, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप को यूज करके ही इसे देख सकते हो, अन्यथा नहीं देख सकते। जैसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के लिए जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। और ये माइक्रोस्कोप हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप हो। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बेहतर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ रहा है? यस सर। इसकी आवाज गूंज रही है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोप में जो है माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग स्टडी करते हैं, कहता है दीज इंक्लूड। माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टडी इंक्लूड है किसका, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का, प्रोटोजोआ का, एल्गी का और आर्किया का। ठीक है, क्या क्या देखा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और आर्किया। अब माइक्रोबायोलॉजी में जो अध्ययन करते हो क्या करते हो, और क्या था गुरुजी, क्या बोले, प्रोटोजोआ, फंगी, प्रोटोजोआ और क्या था, आर्किया। ऊपर कीजिएगा। ये बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। ऊपर कीजिए ना। सब के बारे में का बगल से बताएंगे, एक एक चीज़ पर बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में सब टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके सब के बारे में डिटेल से जानना होगा। बैक्टीरिया के बारे में भी, वायरस के बारे में भी, फंजाई के बारे में भी, प्रोटोजोआ के बारे में भी, एल्गी के बारे में भी, आर्किया के बारे में भी, सबकी डिटेल से जानना है। इसलिए डिटेल से जानना कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का, और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ। और मेरा मेन मोटो जो है, मोटो यही है
कि बायो का भी वैसे से जो टॉपिक जिसे एग्जाम अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को मैं आपसे क्या करता हूँ, बात करके या कन्वर्स करके या उस टॉपिक के पहलू को छू करके आप लोगों को अवगत करा दें। ठीक है। यस सर। अब अगला जो बातें हैं वो कहता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है एक्सप्लोर मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना या उसके बारे में एक्सप्लोर करना, जानना। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लोर करता है हाउ दिस ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, कैसे ग्रो करता है और कैसे इंटरेक्ट करता है किससे, वातावरण से, इन्वायरमेंट से। इंटरेक्ट मतलब उससे कैसे व्यवहारित होता है, उससे कैसे लगाव करता है। इंटरेक्ट मतलब लगाव, इसी से बना इंट्रैक्शन। इंटरेक्ट से क्या बना है, इंट्रैक्शन मतलब लगाव। ठीक है। एंड इफेक्ट ह्यूमन, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रभावित करता है मानव को, जानवर को और प्लांट्स को। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लोर हाउ दिस ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई और अर्किया, ये कैसे क्या करता है, रहता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, कैसे मानव को प्रभावित करता है, कैसे जानवर को प्रभावित करता है, कैसे प्लांट्स को प्रभावित करता है। इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें, माइक्रोबायोलॉजी। ये अगर पूछे जाएगा, अगर शॉर्ट नोट अगर पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी में तो आराम से लिख सकते हो क्या। यस सर। देखो ये जो बायोलॉजी जो है ना, आपको बायो एंड टेक्नोलॉजी में भी काम आएगा, जो आपके मेंस में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये दिस चैप्टर इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेंस एग्जामिनेशन। दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी is important for your preliminary examination as well as your मेंस एग्जामिनेशन। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ जो मेंस एग्जामिनेशन है इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब ये माइक्रोबायोलॉजी के भी ब्रांच होते हैं। जैसे पहला ब्रांच क्या हो गया, बैक्टीरियोलॉजी। इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया के बारे में करेंगे। उसके बाद वायरोलॉजी, इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वायरस के बारे में, स्टडी ऑफ वायरस। कोविड-19 का नाम सुने हो, हाँ, ये कोरोना वायरस का नाम सुने। ये कोरोना वायरस जो होता है, ये जो है स्टडी ही कर रहा था, कहाँ, चीन के लैब में। कौन शहर में, वुहान में, चीन के वुहान सिटी में क्या था, बन रहा था, रिसर्च कर रहा था किस पर, वायरस पर। वो जो था लेबोरेटरी था वायरोलॉजी का, समझे। और उसी लेबोरेटरी से लीकेज हुआ, फैला लोगों के बीच में, कौन सा वायरस, कोविड-19। ठीक है। और उसके बाद जो है लोगों के बीच में फैला और बहुत सारे लोग मारे गए दुनिया में। वायरोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ वायरसेस है। मतलब वायरस के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में, फंगस, फंजाई, तो फंजाई का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। हाँ, वो माइकोलॉजी कहलाता है। अब एग्जामिनेशन में ये दोनों बातें बहुत पूछता है, माइकोलॉजी और वायरोलॉजी। माइकोलॉजी को ज़्यादा पूछता है वायरोलॉजी की अपेक्षा। फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। तुम सेट जब बनाओगे देखोगे बहुत सारे सेट में तुम्हें मिलेगा, मिलता है। जी सर। उसके बाद आगे जो है वो है आपका पैरासाइटोलॉजी। ये जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट समझते हो क्या होता है बताओ। नहीं, कीड़ा मकोड़ा तो है ही, दूसरे पर आश्रित रह करके
हाँ, ऐसा जीव जो दूसरे पर आश्रित रहता है और हानि भी पहुंचाता है। खाली आश्रित नहीं रहना, आश्रित के साथ साथ तब कहलाएगा पैरासाइट। अगर हानि नहीं पहुंचाएगा तो पैरासाइट नहीं कहलाएगा। समझे? पैरासाइट में क्या होगा, दूसरे पर रहेगा भी और उसको हार्म भी पहुंचाएगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। कौन? पैरासाइट। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। समझ में आ गया? जी सर। उसी प्रकार है इम्यूनोलॉजी। ये स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो होता है, ये क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद माइक्रोबायल जेनेटिक्स। ठीक है, ये जो होगा स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है माइक्रोबायल जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? माइक्रोबायल जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के बारे में जानते हो, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? हेरिडिटरी एंड वेरिएंस। हेरिडिटरी एंड वेरिएंस का किसमें? जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं। आगे जो है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जैसे ऐसा माइक्रोबायोलॉजी जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल स्तर पर करते हैं ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए, तो क्या कहलाएगा? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे दही बनाना, उसके बाद और क्या बनता है जी? शराब, मेडिसिन बनता है, एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक बनना, शराब बनाना, ये सब क्या होगा? ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होगा। ठीक है, वाइन के लिए भी। वैसे अगला जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें क्या कहता है? माइक्रोब्स जो होगा वो कारण बनता है किसके? डिजीज के बारे में, इसलिए उसको क्या कहता है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। तो अध्ययन करते हैं भाई माइक्रोब्स के बारे में। जैसे मान लो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके बिहेवियर को जब तुम अध्ययन करोगे तब नहीं पता चलेगा इसमें कौन सा एंटीबायोटिक सूटेबल होगा जो दोगे जो आसानी से ठीक हो सकता है। पेनिसिलिन का यूज करेंगे कि एमोक्सिसिलिन का यूज करेंगे कि किस तरह के एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? वो जानेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कौन बैक्टीरिया है, तो कौन सा बैक्टीरिया है भाई? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पता करेंगे। इसके हिसाब से फिर क्या करेंगे? हम लोग मेडिसिन तैयार करेंगे और मेडिसिन को क्या करेंगे? देंगे ट्रीटमेंट के लिए। समझ में आया? बात सब तो कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब आगे का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? पहला जो बात है वो है हेल्थ पर बात है। ठीक है, कहता है अंडरस्टैंडिंग। बोल, कुछ बोल रहा है क्या अभी? माइकोलॉजी और फाइटोलॉजी में बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे अभी यार एग्जाम आते हैं तो फिर कंफ्यूजन आ जाता है, इसे उसको कोरिलेट करें। अरे माइकोलॉजी फंगस से जुड़ा हुआ, बस दिमाग में बैठा लो, बस हो गया। फंगस का अध्ययन जो माइकोलॉजी करता है। अब आगे देखो, पूछता है एग्जाम में जो है ना, अक्सर क्वेश्चन पूछता है माइकोलॉजी से। ठीक है, फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहता है। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी में जो है इसके अब महत्व को जानो। ठीक है, और इस बार टेस्ट दिया था, रवि बनाया था क्वेश्चन जो भेजे थे? नहीं बना पाया। बना लेना, किसी दिन बना लेना। ठीक है, बैठ करके 2 घंटा 1.5 घंटा जो बना लेना। और इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन फिर नहीं होगा। ढेर सारा क्वेश्चन देते हैं ना, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मिलाओगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहता अंडरस्टैंडिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिजीज को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, और वो जानते हैं कि किस डिजीज के लिए कौन से माइक्रोब्स होता है। जैसे एक चीज़ जानते हो कि हमारे शरीर में जितना नंबर ऑफ हमारे सेल्स है बॉडी में,
उससे ज़्यादा जानते कौन है? माइक्रोब आय माइक्रोब हाँ, माइक्रोब्स है। उसमें भी बैक्टीरिया, हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया है जितने हमारे शरीर में सेल नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है। सेल से छोटा होता है बैक्टीरिया अंतर। हाँ, बहुत छोटा होता है बेटा, छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। तो हेल्थ में देखो, अंडरस्टैंडिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हेल्प्स इन डेवलपिंग एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। क्या करते हैं कि अगर हम लोग अध्ययन करते हैं किसी डिजीज का, तो उससे पता करते हैं कि भाई कौन से डिजीज जो है किसके कारण होता है, तो उससे क्या करते हैं, उससे लड़ने के लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं? वैक्सीन तैयार करते हैं और एंटीबायोटिक तैयार करते हैं, ताकि उस जीव को, जिस जीव के कारण क्या होता है कि जीव बीमार पड़ेगा। किसी का कॉल आया था इसीलिए लगा उसे। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो देख रहे हो एंटीबायोटिक्स और जो वैक्सीन्स देखते हो, ये हम लोग क्यों तैयार करते हैं? ये हम लोग इसलिए तैयार करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, डिजीज से बच सके। जो डिजीज है उस डिजीज से हमारे क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। हेलो, तो अंडरस्टैंडिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हेल्प्स इन डेवलपिंग क्या करता है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। ये जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है, समझे? ये हेल्थ में हो गया। तो अगर जैसे कोई वायरस है, उस वायरस के क्या करते हैं हम लोग, उस वायरस के जो मतलब मैकेनिज्म्स है उसको वर्क करने का, काम करने का, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। क्या करते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद क्या करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में काम करते हैं, वैक्सीन के तैयार करने में या एंटीबायोटिक के तैयार करने में। ठीक है, नाम में है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ने। तो कॉल किए थे दूसरा नंबर पर, 23 पर जो है अभी तुरंत कॉल। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। नहीं नहीं सर, भूले नहीं सर। सर एक्चुअली जो है ना, भागलपुर पोस्टिंग हो गया है सर, इसीलिए नहीं आपसे भेंट करने आ पाते हैं सर। बाप रे, सर का मुस्कुराहट देख रहे हैं आप। ओके, इस बार जब आएंगे सर पटना, तो निश्चित रूप से आपसे भेंट करने जाएंगे सर। पटना में सर पोस्टिंग नहीं किया, नहीं तो सर हम तो उसके बाद आगे भी तैयारी करके रखते हैं कंटिन्यू। तो भागलपुर चले आए सर, तो फिर जो है ब्रेक हो गया सर कंटिन्यू, इसीलिए करके सर आपके पास जा भी नहीं पाए। नहीं तो मेंस की तैयारी तो बढ़िया से हो ही रहा था सर, आपके पास जब जा रहे थे तो। हाँ,
तो आ गए सर, भागलपुर में पोस्टिंग मेरा कर दिया, पटना किया नहीं, तो फिर जो है मौका कभी मिला नहीं सर फिर दोबारा सर से भेंट करने का। लेकिन इस बार जाएंगे सर कोई मीटिंग टीटिंग में के पर्पज से, तो निश्चित रूप से सर के पास भेंट करने आएंगे। जी सर, जी सर, सेव कर लेते हैं सर। ये जानते हो किसका कॉल था? नहीं। ये रहमान सर कॉल किए थे, पहचानते हो? हाँ, वही किए थे कॉल। क्या बोल रहे थे? कह रहे भूल गया रे लिविंग स्टोन। कह नहीं सर भूले नहीं है रहमान सर। इनका भी बहुत चलती था भाई, भी पढ़ाते हैं सर ये पटना में। जीएस पढ़ाते हैं। आजकल सत्येंद्र सर के साथ में है। आजकल सत्येंद्र सर के साथ दोनों टाई अप किए हुए हैं। किस सत्येंद्र सर के साथ? हाँ, सत्येंद्र सर को पहचान रहे हैं? हाँ, सत्येंद्र जो थे MIG में जो थे सत्येंद्र, त्रिशूल वाले। हाँ त्रिशूल ने पहचाने। ये जो है लगातार कॉल किए तो हमको लगा किसका कॉल है, तो फिर दूसरे नंबर से किए तो सर बोले कि पहचाना रे, आवाज़ से तो हम पहचान गए कि सर ये है। ठीक है, बातचीत होते रहता है क्या आपका? आए बातचीत होते रहता है आपका? नहीं, बातचीत में उस समय होता क्या था कि मोबाइल से कॉल कम में एक दूसरे को करते थे। सर कभी कभी करते थे, हम तो नहीं करते क्योंकि क्लास लेते हैं सर, नहीं तो कॉल कैसे करते हैं। लेकिन पटना में रहते थे तो सेट बनाने इनके पास जाते थे, तो उसका मदद मिला था, खूब मदद मिला था। मेंस के लिए भी BPSC के लिए जो है ना गए थे तो मैंने प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वही हुआ फिर एग्ज़ाम आ गया था सचिवालय वाला, तो छोड़ दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए मेंस का। तो प्रैक्टिस करवाते थे खूब, और बड़ा निस्वार्थी टाइप का आदमी है, मतलब पैसा के पीछे पागल वाला लोग नहीं है। हमसे 1 टका कभी नहीं लिए सर। अच्छा। जब जानता था कि मंगरवा वाला हाल है इसका, किसी तरह पढ़ा के कारोबार चलाता है, इसलिए बोलता था कि तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे रघुवीर, तुम पढ़ो, पढ़ने के लायक। उनके पास पैसा भी तो बहुत मोटा आता था। अब जो भी आए हमसे, तो भाई हमको तो यही कहे थे तुमसे कभी पैसा नहीं लेंगे, तुम जब हो, जब इच्छा हो, जिस बैच में पढ़ना हो आना, पढ़ना, प्रैक्टिस सेट बनाना, जो भी करना है करना। नहीं, इंसान अच्छे हैं। क्योंकि प्राक प्रशिक्षण में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहीं पर जो है पूछता था क्या करते हो, तो सर ट्यूशन पढ़ाते हैं सर और अपना तैयारी करते हैं। तो उसी में बोले कि आना मेरे पास, आना वहाँ मेरे सेंटर पर भी आना पढ़ने के लिए, और तुमको जिस तरह की जो ज़रूरत हो, जिस बैच में पढ़ने का हो, जिस तरह की चीज़ें हो, उसके लिए मेरे तरफ से फ्री रहेगा। और सब आगे बढ़े। तो ये हो गया तुम्हारा हेल्थ इशूज से, कि जैसे किसी भी, जैसे चीन में ही जो वायरस पर अध्ययन करता है, क्यों करता है, उसके लिए वैक्सीन तैयार कर सके, या इस तरह का भी वायरस अगर स्पीड आउट हो तो उसके DNA सीक्वेंसिंग को पहले से रीड किया रहेगा, तब जब DNA सीक्वेंसिंग को रीड किया रहेगा तभी ना उससे क्या कर सकते हो, फाइट कर सकता है, मतलब वैक्सीन तैयार कर सकते हो। ठीक है, वैक्सीन तैयार कर सकता है, क्योंकि DNA सीक्वेंसिंग जो होता है वही ना उसका जीन्स है। जैसे बताए थे तुम्हारा HIV का जो वायरस है वो क्या करता है, अपने DNA सीक्वेंसिंग को ही बदल देता है, चेंज कर लेता है। अगर कोई वैक्सीन तैयार करोगे तो क्या होगा, उससे बचने के लिए HIV का वायरस अपना DNA सीक्वेंसिंग को बदल देता है, बदल दिया तो उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये म्यूटेंट जो करता है वायरस, जिसमें ज़्यादा म्यूटेंट करने की कैपेसिटी होता है, उसके लिए वैक्सीन बनना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क पड़ जाता है। समझ में आया, बताएंगे समझ में आया? सर तो इसीलिए एड्स में इसी तरह से म्यूटेशन होता है। हाँ, एड्स में, और बहुत बड़ा खतरा है मानव जीवन के लिए, समझ लो। ये निगेटिव एड्स बीमारी बेटा, एड्स क्या होता है? तो एड्स बीमारी होता है बेटा, डिजीज होता है जिसे, नहीं बेटा बचपन से नहीं होता। ये जो होता है एक वायरल डिजीज है बेटा, मतलब ये क्या है? ये ब्लड से फैलता है बेटा। जिस आदमी को है उस आदमी के संपर्क में जब जाएगा
खासकर उसके जो फ्लूइड होंगे बॉडी का, फ्लूइड मतलब ब्लड वाला जो फ्लूइड होगा वो जब ट्रांसमिशन होगा, चाहे खून किसी माध्यम से उसका हो सकता है, तो उसी जैसे इन्फेक्टेड व्यक्ति, जैसे किसी को माँ को अगर है तो उसके बच्चा को भी हो जाएगा, इसलिए कि माँ का खून तो बच्चा लेता है नहीं भाई, तो उसको भी होने का चांस रहता है। बाप को है तो उसके भी बच्चा को होने का चांस बनता है। ठीक है, अगर किसी दूसरे आदमी को है उससे खून अगर संपर्क में लिया तो उससे भी हो सकता है। मतलब HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर है तो उसके जो फ्लूइड होंगे, ठीक है, ब्लड वाले जो फ्लूइड होंगे या और जो उससे जुड़े फ्लूइड होंगे, अपने आप होता है। तो अरे बेटा बता तो रहा कि जैसे उसके शरीर से खून दूसरे में जाएगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। समझे? समझ में आया? क्या समझ में आया? वैसे उसके थूक में भी ये वायरस पाया जाएगा, लेकिन वो वायरस उतना संख्या में नहीं पाया जाएगा कि लोग को फैल जाए, या उतना मजबूत नहीं रहेगा स्थिति में उससे फैल जाए। ठीक है, फ्लूइड में पाया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फ्लूइड जो होगा कौन सा होगा? ब्लड होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ब्लड में ज़्यादा चांसेस रहता है, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा एक दूसरे से तब ज़्यादा फैलने के चांसेस। चलो देखो इधर, तो ये जो है ये माइक्रोब्स जो है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, एंटीबायोटिक और वैक्सीन, ये दोनों जो तैयार करते हैं हम लोग इसके अध्ययन करने के बाद बचने के लिए तैयार करते हैं। अगला जो है वह है इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, वातावरण कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं माइक्रोब्स प्ले ए रोल इन डिकम्पोजिंग वेस्ट। जो माइक्रोब्स होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है? निभाता है। क्या करने में? वेस्ट को डिकम्पोज करने में। किसको डिकम्पोज करने में? वेस्ट को। ठीक है, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स है उसके साइक्लिंग करने के लिए, एंड क्लीनिंग पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स को क्या करने के लिए? क्लीन कर क्लीन करने के लिए, साफ क्लीन सुथरा। साफ। अब इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। कहता है यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। ये फूड प्रोडक्शन में भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जैसे योगर्ट किसको कहते हैं? दही को, खमीर। हाँ, दही या कर्ड। और चीज किसको कहते हैं? पनीर नहीं, उसको पनीर। पनीर को कहते हैं। पनीर को, तो ये पनीर और क्या कहते हो? दही में जो है इसको बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन मतलब शराब को तैयार करने में, अल्कोहल बनाने में। ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी, और जो बायोटेक्नोलॉजी होते हैं उसमें भी इसको क्या करते हैं? यूज करते, उपयोग करते हैं। समझे? किसमें उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो हो गलो बेटा, टेक्नोलॉजी हो गलो। मतलब जैसे होता है ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या कहते हो? साइंस में समझो ना एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जिसमें कि जीव के बारे में कंप्यूटर या और भी जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसको उपयोग करके क्या करते हैं? इसको मतलब लाइफ साइंस में अगर यूज करते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब बायोलॉजी का भी और जो टेक्नोलॉजिकल मशीन जो है उसको भी उपयोग करके जो मानव वेलफेयर या अन्य जीवों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो किस में करेंगे? हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होता है उसको हम लोग कहाँ से यूज करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के स्टडी से यूज करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या करता है? टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बायोलॉजी में, जिससे कि और उसके में एडवांसमेंट कर सके, उसके जनरेशन्स में, उसके नस्ल में या उसके जीने में। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इसके इम्पोर्टेंस में जो देख रहे हैं रिसर्च है। क्या है? रिसर्च है। माइक्रोब्स आर मॉडल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स होते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मॉडल मतलब क्या था? नमूना। किस चीज़ के लिए? मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए। चूँकि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं जनरली माइक्रोब्स। जब यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब एक एक सेल के बारे में जब अध्ययन कर लोगे कैसे बिहेवियर होता है, और मानव भी जो बना हुआ है क्या? मेड ऑफ सेल से बना हुआ है।
समझे। तो इन सभी चीज़ों को जो है ना एक मैंने क्या कहते हो कि मॉडल के रूप में, सैंपल के रूप में, इसको सैंपल कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? सिंपल। तो कहता है माइक्रोब्स आर मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में ये क्या होते हैं? और मॉडल नमूना के रूप में, सैंपल के रूप में वर्क करता है। सैंपल और नमूना बातें समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ अब अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है। किसके बारे में है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब की चरित्र, गुण, लक्षण। समझ में आया? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि यह यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल के, एक सेल वाला, और मल्टी सेलुलर मतलब हाँ एक सेल से ज्यादा सेल वाले जो जीव होंगे उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक बताए थे तुम्हें यूकैरियोटिक। प्रो जो शब्द होता है इसका मतलब होता है पूर्व, अविकसित, अर्धविकसित, और यूकैरियोटिक जो होगा, यू जो हो जाएगा, यू क्या होगा मतलब डेवलप्ड हो गया, समझ लो। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। गुणसूत्र जो देखते हो एक्स के आकार पर वो ऐसा नहीं रहेगा, किसी तरह उलझा उलझा टाइप का रहेगा। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस देख रहा था, मेम्ब्रेन टाइप का ऑर्गेनल देख रहा था, उस तरह का ऑर्गेनल उस सेल के अंदर में नहीं पाया जाएगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़िया से होगा। समझे? उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अच्छी तरह से होंगे उसमें। उसके जो ऑर्गेनल्स होंगे, लेयर्ड वाले ऑर्गेनल्स होंगे, उसका भी जो मेम्ब्रेन होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखा था ने। तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहता है? इसमें नो न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो गया? बैक्टीरिया का सेल। यूकैरियोटिक सेल्स हो गया विथ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होंगे, जैसे किसका हो गया? फंगी का न्यूक्लियस हो गया, प्रोटोजोआ का न्यूक्लियस हो गया। समझे? फंगी और प्रोटोजोआ। तो ये जो होते हैं क्या कहते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल में क्या हो गया? बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के एग्जांपल में क्या हो गया? फंगी और प्रोटोजोआ। वायरस किसमें आता है गुरुजी? आए वायरस यूकैरियोटिक में आएगा। वायरस जो है ना वो तो सेलो नहीं है कंप्लीट भैया, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है। इसीलिए कहा था और बाकी वायरस और होता है तो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीज का कड़ी है वो। वायरस क्या होता है? आइदर मेड ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड विथ प्रोटीन। ठीक है। वायरस जब दूसरे जीव में जाता है तब जाकर के अपना कॉपी बनना शुरू कर देता है, बाहर में कॉपी नहीं बना सकता है। मतलब दूसरे का भोजन पाचन कर खाना को खा करके अपना कॉपी तैयार करेगा। ठीक है। उसको मैसेज मिलता होगा तभी ना जाता होगा, वो तो जीवित ही रहता होगा। उसमें ऐसे मरा हुआ समझो, लेकिन जैसे जीव में चला जाता है ना तो जिंदा हो जाता है, समझ लो। तो मरता ही नहीं मतलब। डोरमेंट का दो। अब अगला जो है वो है
रैपिड रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन। क्या है? रैपिड रिप्रोडक्शन रैपिड रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन। रैपिड मतलब क्या होता है? जल्दी तेजी से तेजी से जल्दी। जैसे हम लोगों को रिप्रोडक्शन करने में कितना समय लगता है? 9 महीना 9 महीना लगता है। है। रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रहता है कम से कम 15, 16, 17, 18 साल पूरे होंगे तब जाकर एलिजिबल होंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा, आप बताइए कि एज के बाद। ठीक है, तो टाइम एटलीस्ट पीरियड बोल रहे हैं। हाँ, फीमेल है तो उसको कम से कम 15, 16 साल चाहिए, मेल है तो उसको भी कम से कम 17, 18 साल चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, एलिजिबल होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन वायरस और क्या कहते हैं बैक्टीरिया सब में उतना जरूरत नहीं, 20 मिनट में तैयार। ठीक है, 10 मिनट में तैयार, वो रिप्रोडक्शन करने में क्या है, एलिजिबल है। समझ रहे हो? जी सर। तो इसीलिए लिखता है रैपिड रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन। वो लोग का रिप्रोडक्शन जो होता होगा, एक होता है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, तो अलैंगिक होता है ना। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल है, और ऐसे तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल जो भी है उसको तो टाइम लगता है मैच्योर होने और सब चीज में। हाँ, इसीलिए तो समय लगता है ना। ठीक है, तो रैपिड रिप्रोडक्शन, इसमें तेजी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब तुरंत नया बन भी जाएगा, नया जीव भी तैयार हो जाएगा, नया बैक्टीरिया आ जाएगा। मतलब रैपिड रिप्रोडक्शन भी है और रैपिड इवोल्यूशन भी है, दोनों है उसमें। प्रजनन भी कर सकता है और नया उभर भी सकता है, इसलिए तो नया नया वायरस आते रहता है। और तुरंत मर भी तो उसका जीवन काल भी तो कम होगा। हाँ, जीवन काल भी कम होगा। और अगला जो बात है वो है फाउंड एवरीवेयर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल में भी, वाटर में भी, एयर में भी, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रीम इन्वायरमेंट? मतलब बहुत ठंडा, बहुत गर्म। हाँ, बहुत ठंडा, बहुत गर्म। जैसे इस हॉट स्प्रिंग वाटर, ठीक है, आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो जो हॉट स्प्रिंग वाटर हो गया, क्या होगा, गर्म पानी वाला में जीव पाया जाएगा, जैसे अर्किया बैक्टीरिया ऐसा पाया जाता है गर्म पानी वाला में। उसके बाद आर्कटिक ओशन में भी पाया जाएगा जहाँ एक्सट्रीम ठंडा है। तो ये कहता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। आर्कटिक वगैरह में मछली पाया जाता होगा नहीं गुरुजी? क्या रवि? हाँ, पाया जाता है। क्या ये डॉल्फिन वगैरह, व्हेल वगैरह तो देखते हैं उस एरिया में भी जाता है? वो तो एरिया में नहीं रहता है, इधर से जब गर्मी चढ़ता है तब इधर से जाता है, क्या कहते हैं, समुद्र से उधर कनेक्टेड है ना, तो जब उत्तरायण होता है सूरज तब पहुँचता है। हाँ, बोलते आपको रोड बना लिया। देखो राघव क्या कह रहा है, साइबेरियन। बहुत प्यारा बेटा है आपका, बहुत प्यारा बेटा है। हाँ, प्यारा तो है ही। अब आगे जो बातें करेंगे हम लोग किस पर करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक पर। ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए क्या टूल्स टेक्निक है। तो पहला जो है वो है माइक्रोस्कोप, जैसे हो गया लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब नाम है जिसको यूज करके हम लोग अध्ययन करते हैं, किसको, माइक्रोस्कोप। उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक, इस टेक्निक से पता करते हैं हम लोग कि भाई कि ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इस सब का अध्ययन करते हैं। समझे? कहता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, कौन सेल वाल वाला है, किसका सेल वाल मतलब मोटा होता है, किसका सेल वाल पतला होता है, ये हो गया ग्राम स्टेनिंग से हम लोग इसमें पता करते हैं। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये टेक्निक है एसिड फास्ट स्टेनिंग का, बायोलॉजिकल टेक्निक है जिससे पता करते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं इसको। अगला जो देख रहे हो वो है कल्चरल मेथड्स। इसमें करता ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव नहीं समझ में आएगा, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे बारे में। ठीक है, इसलिए डिटेल से बताएंगे। कभी कभी कोई डिजीज होता है
तो बहुत बदमाश टाइप का डिजीज होता है, वो जल्दी छूटेगा नहीं अगर सटीक दवाई नहीं दोगे, अगर जांच नहीं करवाओगे। जैसे इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई अगर तुम डिटेक्ट करते हो, अगर पता नहीं चलता कि इकोलाई का अगर नहीं मालूम चलता है, दवाई खाते जाओ खाते बहुत परेशान कर देगा, ठीक है, नहीं जल्दी से होगा, क्योंकि उसके बैक्टीरिया को मारना थोड़ा टफ पड़ता है, समझे। तो वो सब चीज़ बताएंगे दोनों को डिस्टिंग्विश करके, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन बताऊंगा इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए बताऊंगा। एग्जामिनेशन में उतना डीप नहीं जाएगा, वो जो मेडिकल लाइन में जो तैयारी करता है उसके लिए, समझे। लेकिन तुम लोगों को इसलिए मैं बताऊंगा, थोड़ा रुचिकर रहेगा, बात बहन मुझे। जी सर। इकोलाई फैलता कैसे है गुरुजी? इकोलाई होने का कारण क्या होता है? इकोलाई वो यूरिन इन्फेक्शन डिजीज है, जैसे पेशाब करने जाता है ना, वहाँ से पेशाब के माध्यम महिलाओं में ज़्यादा फैलता है। तो कल्चरल मेथड को देखो, कहता है ग्रोइंग माइक्रोब्स को लैब में ग्रोइंग करते हैं यूजिंग मीडिया, जो उसके लिए ज़रूरत है, जिस मीडियम में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज़्यादा अपना संख्या बढ़ा सकता है, उसी में क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, कल्चरिंग करके चेक करते हुए, कल्चरिंग करके देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये टेक्निक है जिसे माइक्रोब्स का अध्ययन के लिए जो था, जो बातें आ रही थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अगला जो है वो है क्या आपका मोलिकुलर टूल्स। मोलिकुलर टूल्स का मतलब समझे, सूक्ष्म लेवल पर जब बात करते हो, नीचे लेवल पर जब बात करते हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलर टूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोलिकुलर टूल। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी सब पढ़ते हो ने, पीसीआर मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं बेटा पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ये प्रयोगशाला टेक्निक है बेटा। कोरोना में तो यही चेक होता था सर, पीसीआर चेक होता था। कोरोना के टाइम तो सर यही फेमस था, न्यूज पे आता था। पॉलीमेरेज चेन रिएक्टर है ये। संख्या बढ़ा करके देखता है इसमें। इसका यूज तो सर जीनोम का चेक करता है, वही हो गया। एक ही चीज़ है, दोनों आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग जो बताया नहीं, डीएनए सीक्वेंसिंग उसी का जुड़वा भाई है पीसीआर। इसमें तेजी से आगे करके चेक करके देखेगा इसमें। टेक्निक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने के बाद उससे कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से ये प्रभावित होगा, उस चीज़ को जानने के लिए। यस अब देखो हिस्ट्रिकल फिगर के बारे में देखते हैं। इसमें पहला जो है लिखा हुआ एंटेनियो वैन लीवेन हॉक। ये जो थे, हाँ लीवेन हॉक, ठीक है। ये जो थे क्या थे, ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे, और इन्होंने ही पहली बार जो है किसका खोज किया था, जीवित कोशिका का, हाँ बैक्टीरिया। इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पेड़ के छाल से पहली बार ये भी तो देखे थे, फॉर्क भी तो देखे थे, यही तो देखे थे। फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रोब्स। देखो रॉबर्ट हुक और इसमें क्या अंतर था। रॉबर्ट हुक जो थे ने मरे हुए कोशिका का खोज किए थे, डेड सेल का, और लियोन हॉक जो था जीवित कोशिका का खोज किए थे। दोनों में यही अंतर समझना, ठीक है। यस सर। अब लुईस पाश्चर के बारे में दोनों, ये इन्होंने जर्म थ्योरी दिया था, और इन्हीं के मेथड को यूज करके पाश्चराइजेशन की तकनीकी अपनाई गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी पानी जो है, जैसे दूधे है, उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या कर दिया, अचानक ठंडा कर दिया। तो जो मरना था गर्मी मर गया, नहीं मरा जो बच्चा, जो ठंडी मरना था वो ठंडा किया, ठंडी मर गया। ये पाश्चराइजेशन टेक्निक। तो ये लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी दे करके इसको खत्म करने का मतलब। इसमें अच्छे वाले सेल भी तो मर जाते होंगे।
अच्छे वाले बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, अच्छे वाले भी मरते होंगे, ऐसा थोड़ा नहीं मरते होंगे, लेकिन मेन जो मोटो रहता है उसी लेके मोटो रहता है, उस तरह से इसको चीज़ों को बचने के लिए, माइक्रोब से बचने के लिए। मतलब मिल्क का पैकेट वाला मिल्क जो प्रोसेस्ड रहता है उससे ज्यादा फायदा तो करेगा वही जो सामने दुहवा के आप लेते आइए उसका यूज कीजिए। वो मिल्क जो होता है ना, जो सामने दुबाते हो उसी को गर्म कर लेते हो, फिर ठंडा करवे करते हो, बात खत्म है, वो अच्छा ज़्यादा है। पैक किया हुआ कोई भी चीज़ होता है ना वो ठीक नहीं होता है, उसमें जो है ना कुछ केमिकल जरूर मिलाता है उसको पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। आप कौन सा दूध यूज करते हैं गुरुजी? गाय बगल में है, उसी से लेते हैं। रॉबर्ट कॉच जो थे, एक कॉच पोस्टुलेट था, ये जो है लिंकिंग माइक्रोब्स टू डिजीज, जो माइक्रोब से जुड़े हुए डिजीज था उसके बारे में इन्होंने अपना थ्योरी सब दिया था, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ था। थोड़ा इसका डीप स्टडी हो जाएगा उसमें, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब माइक्रोब्स और ह्यूमन बींग्स में देखो, पहला जो है वो है पैथोजेंस, ठीक है। ये पैथोजेंस हो गया जिसको कहते हैं जैसे हमारे बॉडी में जो आता है कोई भी जीव और उससे हमको बीमार करता है उसको पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कॉजेज डिजीज, ये हमारे शरीर में डिजीज तैयार करता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल पैथोजेंस हुआ, कोविड-19 ये वायरल पैथोजेंस हुआ, मलेरिया ये प्रोटोजोवन पैथोजेंस हुआ, समझे। ये कौन सा पैथोजेंस हुआ? प्रोटोजोअल। ट्यूबरकुलोसिस हो गया बैक्टीरियल, कोविड-19 क्या हो गया वायरल पैथोजेंस, और मलेरिया क्या 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 हो गया ये प्रोटोजोवन पैथोजेंस। अब क्या बेटा? एलिफेंट, एलिफेंट चाहिए बेटा को, ला देंगे बेटा को। अब नॉर्मल फ्लोरा जो देखो, ये कहता है बेनिफिशियल माइक्रोब्स, ये जो होते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लिविंग इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गट बैक्टीरिया, उदाहरण के लिए गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं ये, और ये हमारे हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही गट बैक्टीरिया का मैंने क्या किया था, दवाई खाया था, टेबलेट। अब अगला जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स। तो डिजीज को, हाँ क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहे हैं क्या बेटा? रोबोट। स्केटबोर्ड। अच्छा ला देंगे बेटा, ला देंगे। इसका अपना अलग लैंग्वेज है। अभी सीख नहीं पाया बढ़िया से। समझे आप क्या बोल रहा है? ना तू समझ गया? स्केटबोर्ड। आप आवाज नहीं आ रहा है। अरे ये जो है ना, जो बोला इसकी माँ अगर नहीं समझ पा रही है तो हम कैसे समझ पाएंगे? अंकल सिर्फ ऐसे बोल देते हैं, हाँ बेटा ला देंगे, ये ला देंगे, अपने मन से बोल देते हैं। नहीं ला देते हैं भाई, वो ला देते हैं, इसको समझते हैं कुछ बात समझ नहीं पाते हैं फिर भी बोल देते हैं। नहीं, उससे बच्चा डिस्ट्रेस नहीं हो जाएगा? अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, बोल रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। ये तकनीकी है। बच्चे को कभी भी जो है अगर गुस्सा आ जाए तो उसको मार करके नहीं चुप करना चाहिए, बल्कि प्यार से उसका दिमाग बदलो, डाइवर्ट कर दो दूसरी तरफ। ये तकनीकी है। अगर बच्चे को उसी बिंदु पर लेकर के अगर उसको डोज दोगे तो उस पर जो है ना मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, और उसकी हानि मेरी हानि है। समझे बात? नहीं समझे? तो कभी भी बच्चे को जो है ना डांट फटकार करके जो है उसको चुप नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उसके माइंड को डाइवर्ट करके। और डाइवर्ट करना बहुत आसान बात है। चलो बच्चा, तुमको बेटा फलना चिल्ला देंगे, चिल्ला देंगे, चलो फलना जगह ले जाते हैं, चिल्ला जगह ले घुमाने ले जाते हैं, इस तरह से कह दो, हो गया। अरे 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए करके अब साइकोलॉजिकली भी समझ गए कैसे कैसे किस तरह से पालना है। चलो देखो अब आगे की टू माइक्रोबायल डिजीज कंट्रोल। माइक्रोबायल डिजीज कंट्रोल करने का जो है मेथड है कौन? वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक।
वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक की क्या है, ये टेक्निक है जिस टेक्निक से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं। Yes, sir. आज इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी खत्म। Yes, sir. अब कल तुम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे दो को टॉपिक पर डे पढ़ा देना। बैक्टीरिया वायरस ख़त्म कर दें एक दिन, अगला दिन फिर दूसरी चीज़ को ख़त्म कर दें। तो इससे क्या होगा कि तुम लोगों को